गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आपकी सफलता ही हमारा संकल्प है। इसे पूरा करने में मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं और आप सभी का सहयोग बरकरार है, क्योंकि आप सभी के कमेंट से और लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही एनर्जी मिलता है और लगातार मैं मेहनत कर रहा हूं। तो इसी कड़ी में मैं लेके आया हूं साइंस के सुनामी का भाग 5। अभी तक साइंस के सुनामी का 4 वीडियो अवेलेबल करवाया गया, जिसमें पहला में 1200 महत्वपूर्ण प्रश्न 2017 से 19 तक पूछे गए वो शामिल किया गया है, और बाकी 500 यानी कुल मिला के लगभग 3200 वन लाइनर साइंस का हम लोग रिवाइज किए हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बार बार दोहराए हैं। इसके पहले जस्ट भाग 4 में बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन था जो डिफिनीशन पर आधारित था, सिद्धांत पर आधारित था, सभी को मैंने इन्वॉल्व किया है। ये 3000 क्वेश्चन इसके मिला के हो जाएगा लगभग 3200। आप सभी लगातार इसे रिवाइज करते रहें। बीच में ये सुनामी वाला अब स्टॉप थोड़ा दिन के लिए करूंगा, इसलिए क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक साइंस लुसेंट से। लुसेंट को आधार मानेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो मैं एनसीईआरटी से भी छाटा हूं। सभी का पीडीएफ तैयार है। पढ़ाने का तरीका मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। पहले मैं आपको थ्योरी दूंगा चैप्टर वाइज, उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन दूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। मतलब हर हाल में पूरा घोल के पिला दूंगा, पूरा माइंड में सेट कर दूंगा, पूरा दिमाग में ठोक दूंगा, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हैं तो। और मैं फिर से कहना चाहूंगा कि आप लगातार शेयर करिए, जम के शेयर करिए, दबा के शेयर करिए। कोई विद्यार्थी वंचित ना रहे। यदि वंचित रह जाते हैं विद्यार्थी तो वो आपकी गलती है। मैं पूरा अपना जानते मेहनत कर रहा हूं और बार बार आपको प्रेरित भी कर रहा हूं कि आप लगातार शेयर करते रहिए। मात्र 1 घंटा में हम लोग विज्ञान के 500 प्रश्न उड़ा देंगे। 1 घंटा में, बस आप अंत तक बने रहिएगा। और खुशखबरी आपको कि मैं अपना असाइनमेंट जो मैथ को देता हूं बहुत ही बेस्ट है। उसे आप टेलीग्राम से प्राप्त करके देखिए। रेशियो असाइनमेंट से पढ़ाया, मैं इसमें से प्रैक्टिस करवाया, एवरेज भी समाप्त हो चुका है, परसेंटेज भी। खुशखबरी है कि प्रॉफिट लॉस सबसे बेस्ट तरीका, आज तक यूट्यूब पे इतना बेस्ट तरीके से आपको प्रॉफिट और लॉस कोई नहीं पढ़ाया गया होगा, उस तरीके से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप बने रहिए। और साइंस भी स्टार्ट होगा, ये भी एक खुशखबरी है। इसी खुशी में लगातार जम के शेयर करिए, कोई वंचित ना रहे। और सब्सक्राइब करिए, जो नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने में ऑप्शन आता है तो ऑल वाले को प्रेस करिए। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फटाफट देखेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ होगा, बिल्कुल माइंड में सेट होते जाएगा। फास्ट रिवीजन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन। और पीडीएफ प्राप्त करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से परेशानी होती है आपको प्राप्त करने में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को जल्द ही ज्वाइन करें। वहां से लगातार फ्री पीडीएफ प्राप्त करते रहें। आइए पहला, ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन डी। विटामिन वाला स्पेशल आपको बताए थे, विटामिन के स्रोत और उससे कमी से होने वाले रोग उसमें बताया भी था। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी, मतलब हड्डी जो है टेढ़ा हो जाता है। नेक्स्ट है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन? मिट्टी का अध्ययन, पेडोलॉजी। कोस्का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने कोस्का सिद्धांत दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान ने। एक एक क्वेश्चन मजेदार है। कोस्का का शक्ति गृह, शक्ति केंद्र या हाउस पावर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोस्का का शक्ति गृह या मतलब कि पावर हाउस ऑफ सेल, या कोस्का का शक्ति केंद्र, शक्ति गृह, जो भी कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया। टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपिन, जिसका कारण लाल होता है। गाजर में कौन सा लवक पाया जाता है? कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुकंदर में बीटानिन। तो आपने देखा टमाटर में लाइकोपिन, गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बीटानिन। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की खोज किसने की? 1955 में सीडी डुबे, या कभी कभी डी डुबे भी देगा, 1955 में। तो यहाँ आत्महत्या की थैली लाइसोसोम की खोज डी डुबे आत्महत्या कर लिया तो डी डुबे मतलब ले डूबे, डी डुबे याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए का कार्य क्या है? तो डीएनए का कार्य है, डीएनए सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है तथा यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। कौन? डीएनए। जैसे कोई भी आनुवांशिक गुण पिता में है तो वो पुत्र में चला जाता है, पुत्री में चला जाता है, डीएनए के कारण। बिल्कुल ध्यान रहेगा। डीएनए का फुल फॉर्म बताना है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट है कि कवकों द्वारा पौधों में मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं? देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आ गया। कवकों द्वारा मुख्यतः कौन कौन से रोग होते हैं? तो सरसों में सफेद रस्ट। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि सफेद रस्ट रोग किस फसल में होता है? तो सरसों में। गेहूं का कीहू रोग
तो कीहू रोग किस फसल में होता है? गेहूं में। आलू का अंगमारी रोग किस में होता है? आलू में। गन्ने का लाल अपक्षय, लाल हो जाता है लाल अपक्षय, तो लाल अपक्षय रोग किस में होता है? गन्ने में। मूंगफली का टिक्का रोग किस में होता है? मूंगफली में। ये सभी होते हैं कवकों के द्वारा। तो फिर से एक बार देखते हैं, कवकों के द्वारा सरसों का सफेद रस्ट, गेहूं का कीहू रोग, आलू का अंगमारी, गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टिक्का। नेक्स्ट है, चीड़ के पेड़ से कौन सा तेल प्राप्त होता है? तारपीन का तेल। या तारपीन का तेल कहां से प्राप्त होता है? चीड़ के वृक्ष से। देवदार की लकड़ी में कौन सा तेल निकाला जाता है? सेड्रस का तेल। या पूछा सेड्रस का तेल किससे निकाला जाता है? देवदार की लकड़ी से। HIV का पूरा रूप होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। एस से हो गया ह्यूमन, आई से इम्यूनोडिफिशियंसी एक ही में होता है आई से, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म, HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। और HIV का जो एड्स आता है उसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम और HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है, विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की। और विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ के रूपांतरण से बनने वाला पौधा कौन कौन है? सलजम, गाजर, चुकंदर, ये सब जड़ है। सलजम, गाजर, चुकंदर, ये सब क्या है? जड़ है। यहाँ ये तना के रूपांतरण से बनने वाला पौधा है आलू, प्याज सल्क तना है, और हल्दी, अदरक, ये सब है तना। तो फिर से सलजम, गाजर, चुकंदर है जड़, जबकि आलू, प्याज, हल्दी, अदरक ये सब क्या है? तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइलम का काम क्या है? इसका कार्य है जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज को सभी भागों में पहुंचाना। जाइलम का। अब फ्लोएम का काम है, इसका कार्य है भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना। तो जल जाइलम और भोजन फ्लोएम, बिल्कुल याद रहेगा। इतना बार हम लोग दोहराएंगे कि भूल से भी नहीं भूल पाएंगे। कौन भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिका जल। कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। कौन भूमिगत जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? कोशिका जल जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। आर्द्रता बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? घटता है। आर्द्रता बढ़ेगा तो बाष्पोत्सर्जन होगा, वो घटेगा। हवा तेज होने से बाष्पोत्सर्जन तेज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान बढ़ने से बाष्पोत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ेगा, हवा तेज हो तो बाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। नेक्स्ट है, पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता है? 16। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व 16। जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का। जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में एजोला का। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। अंतर्राष्ट्रीय चावल और राष्ट्रीय चावल तो कटक में आप जानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट है, प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% या 0.04% भी देता है। पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.3%। जिब्रेलिन की कार्य क्या है? तो बौने पौधे को लंबा करना जिब्रेलिन का काम है। बौने पौधे को लंबा करना जिब्रेलिन का काम है। पौधों में जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं? आलू का सैथिल रोग, आलू का सैथिल, जैसे आलू का अंगमारी रोग होता है कवक के द्वारा, जबकि आलू का सैथिल रोग होता है जीवाणु के द्वारा। और धान में अंगमारी रोग होता है जीवाणु के द्वारा, और साइट्रस कैंसर होता है जीवाणु के द्वारा। तो ये बात ध्यान रखना है, आलू में अंगमारी रोग होता है कवक के द्वारा, धान में अंगमारी होता है जीवाणु के द्वारा। जीन शब्द का कवक प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जोहानसेन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के, जबकि बायोलॉजी और जूलॉजी के अरस्तु। कालाजार एवं त्वचा रोग किससे होता है? बालू मक्खी से। बालू मक्खी को काटने से कालाजार और त्वचा रोग होता है। नेक्स्ट है, ट्रिपाइनोसोमा यानी निंद्रा रोग, सोने की बीमारी, किसके काटने से? सीसी मक्खी या खटमल के द्वारा। सीसी मक्खी या खटमल काटने से सोने का रोग होता है, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रिपाइनोसोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्थीरिया किस अंग को प्रभावित करते हैं? गला और श्वास नली को। डिप्थीरिया गला और श्वास नली को। ग्लाइकोमा तथा ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है? आंख को। ग्लाइकोमा, ट्रेकोमा आंख को।
हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत और आहार नाल को। हैजा किस अंग को प्रभावित करता है? आंत और आहार नाल को। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। टाइफाइड प्रभावित करता है। गोवाइटर किस अंग को प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। गोवाइटर, गोवाइटर किसे कहते हैं? जैसे घेंघा रोग जो होता है, गला के पास फूल जाता है, तो यहाँ गला के पास जो होता है, ये जो गर्दन के नीचे जो होता है, ये होता है थायराइड ग्रंथि, ये फूल जाता है। तो ग्वाइटर या घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट है निमोनिया तथा ट्यूबरक्लोसिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस टीबी को बोलते हैं, जिसको यक्ष्मा क्षय रोग भी बोलते हैं, तो ये प्रभावित करता है फेफड़ा को। निमोनिया तथा टीबी प्रभावित करता है फेफड़ा को। जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। जॉन्डिस जिसको पीलिया कहते हैं, किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। मैंने अलग अलग तरीके से होने वाले रोग प्रभावित अंग भी पहले भी स्पेशल वीडियो भी बनाया है, और यहाँ वन लाइनर आ रहा है, फिर चैप्टर वाइज आएगा, कितना मजा आएगा, बस रेगुलर बने रहिए। तो जॉन्डिस यानी पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को। एड्स देखिए पीछे बताए थे, HIV का बताए थे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जबकि एड्स का क्या बताए थे? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। नेक्स्ट है एनीमिया रोग किसके कमी से होता है? तो लोहा के कमी से। बेरी रोग किसके कमी से होता है? B1 थायमीन जिसको बोलते हैं की कमी से। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर किस रक्त समूह को कहते हैं? O को। सार्वत्रिक आदाता किस रक्त समूह को कहते हैं? AB को। एक वयस्क मनुष्य का सामान्य हृदय कितना होता है? तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। सामान्य हृदय गति 72 बार प्रति मिनट, या 72 से 75 भी देता ऑप्शन में। सिस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य का कितना होता है? 120। सिस्टोनिक होता है 120 Hg, ठीक है, mmHg। नेक्स्ट है डायस्टोनिक रक्तचाप सामान्य मनुष्य में कितना होता है? तो वो होता है 80 mmHg। 120 mmHg बटा 120/80 होता है ना, तो ऊपर वाला को सिस्टोनिक कहते हैं, नीचे वाला को डायस्टोनिक कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अलग अलग भी पूछ सकता है, जैसा कि मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि सिस्टोनिक सीधे पूछेगा कि मानव का सामान्य रक्तचाप तो 120/80 mmHg, याद रखना है। सीधे 120/80 भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको सिस्टोनिक पूछेगा तो सिस्टोनिक ऊपर वाला 120 mmHg और डायस्टोनिक 80 mmHg। अब नहीं भूलिएगा, ऐसे तो हम लोग जान ही रहे थे 120/80, लेकिन जब पार्टिकुलर पूछ देता है तो कभी कभी कंफ्यूज होता है। तो सिस्टोनिक तो पहले C आता है, उसके बाद D आता है, तो ऊपर में सिस्टोनिक और नीचे में डायस्टोनिक। CD से याद रखिएगा, ऊपर पहले ऊपर फिर नीचे। तो सिस्टोनिक 120 mmHg, डायस्टोनिक 180 mmHg, अब नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है विषाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन से हैं? तो गलसुआ, पोलियो, फ्लू या इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रिकोमा, एड्स, ये सभी विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग का मैंने ट्रिक भी अलग से बताया है, तो आप उसे भी देखने का पूरा प्रयास करिएगा। फिर से गलसुआ, पोलियो, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, खसरा, चेचक, ट्रिकोमा, एड्स, ये सभी विषाणु से होते हैं। और विषाणु से एक रोग और आ गया है कोरोना, आप देख रहे हैं। नेक्स्ट है कोविड-19। नेक्स्ट है जीवाणु जनित रोग मुख्यतः कौन कौन है? तो जीवाणु का भी स्पेशल मैं बता ही चुका हूं, निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, प्लेग, ये सारे जीवाणु से। निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, कोढ़, क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, ये सारा का ट्रिक मैं बता चुका हूँ, स्पेशल देख लीजिएगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन, रासायनिक नाम का भी स्पेशल बता दिया हूँ। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। सोचिए कि जो ट्रिकली में आपको बताया था स्पेशल विटामिन का रासायनिक नाम, उसका स्रोत और उसके कमी से होने वाले रोग, उसको देखने के बाद फिर इसको देखिएगा, बार बार देखिएगा तो क्या होगा, याद हो जाएगा। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन, ये सभी इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, कोबाल्ट पाया जाता है B12। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट है विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। नेक्स्ट है ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? हड्डियों का। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु,
चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिपोक्रेटस। मेडिकल के छात्र किसका शपथ लेते हैं? हिपोक्रेटस का। गर्भ निरोधक गोलियों का निर्माण किसने किया था? पिनकस। गर्भ निरोधक गोलियों की खोज या आविष्कार किसने किया था? पिनकस ने। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो फीमर यानी जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कि कान की हड्डी। सामान्य रक्तचाप देखिए 120/80 हो गया, और ऊपर वाला सिस्टोनिक और नीचे वाला डायस्टोनिक, आपको याद रहेगा mmHg। नेक्स्ट है जीरोफ्थैल्मिया, किस विटामिन की कमी से होता है? जीरोफ्थैल्मिया होता है विटामिन ए की कमी से। जीरोफ्थैल्मिया एक रोग है विटामिन ए की कमी से। रतौंधी भी होता है विटामिन ए की कमी से। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? ल्यूमेन हॉक ने। बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज ल्यूमेन हॉक, जबकि विषाणु की पहले ही बता दिया था इवानुवस्की। विषाणु की खोज इवानुवस्की, जीवाणु की खोज ल्यूमेन हॉक। जेनेटिक कोड देख लीजिए, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। चेचक के टीका की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने 1796 में, याद रखिएगा। पूछ सकता है ऐसे भी कि एडवर्ड जेनर ने चेचक की टीका खोज 1796। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? लुई पास्चर। हाइड्रोफोबिया की चिकित्सा खोज किसने की थी? लुई पास्चर। नेक्स्ट है कि मलेरिया की चिकित्सा की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस। मलेरिया की चिकित्सा रोनाल्ड रॉस। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? कैरोलस लिनियस। इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा गया है। किसको? कैरोलस लिनियस को। नेक्स्ट है जीवन के उद्भव यानी ऑरिजिन ऑफ लाइफ का विवरण किसने दिया? तो AI ओपेरिन ने। AI ओपेरिन नामक वैज्ञानिक ने जीवन के उद्भव, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका विवरण किसने प्रस्तुत किया? AI ओपेरिन। मैडम मैरी क्यूरी को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1903, 1911। 1901 से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। 1903, 1911 में मैडम मैरी क्यूरी को भौतिकी और रसायन दोनों क्षेत्र में मिल चुका है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखा गया? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा। रॉबर्ट डार्विन के द्वारा लिखा गया कौन सा बुक? द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। त्रिविमीय फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो डेनिस गेबर ने। त्रिविमीय 3D फोटोग्राफी डेविस गेबर। नेक्स्ट है आनुवांशिकी का नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था मटर के पौधे से। फिर से आनुवांशिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट है अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रिचर्ड ओवन ने। अंगों में समजातता एवं समरूपता सिद्धांत का प्रतिपादन रिचर्ड ओवन। क्रेस्कोग्राफ की खोज किसने की थी? जगदीश चंद्र बोस। क्रेस्कोग्राफ से मतलब कि पता लगाया जा सकता है आपका वृक्षों का आयु, और वृक्ष में भी जीव होता है, ये भी किसने पता लगाया था? जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु। नेक्स्ट है कि डॉक्टर सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में। रमन प्रभाव की खोज के लिए मिला था 1930 में। नेक्स्ट है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर जिन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी 1983 में। खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में एस चंद्रशेखर को मिला था नोबेल पुरस्कार। आगे है एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी नहीं, एग्रोस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन। ग्रास मतलब घास होता है, तो ग्रोस इसमें भी आ रहा है। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? घासों का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरेमिक्स में किसका अध्ययन होता है? तो सिरेमिक्स में चीनी के बर्तन का अध्ययन होता है। चीनी के बर्तन, चीनी मिट्टी एक होता है उसका बर्तन बनता है, तो वो सिरेमिक्स कहलाता है। जो देखते होंगे डिजाइनदार बर्तन होता है, कप होता है, प्लेट होता है, वो चीनी मिट्टी के बर्तन का होता है। ठीक है ना, तो उसका अध्ययन कहलाता है सिरेमिक्स। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को डेंड्रोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्टिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल फूल और साग सब्जी का अध्ययन को हार्टिकल्चर कहते हैं। हिस्टोलॉजी में अध्ययन ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है कवकों का, और फाइकोलॉजी में शैवालों का। न्यूमेरोलॉजी में के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है अंकों का अध्ययन न्यूमेरो, देखो न्यूमरिकल बोलते हैं ना, न्यूमरिकल पढ़ाइए सर, तो न्यूमेरोलॉजी अंकों का अध्ययन, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स, बहुत बार बता चुके हैं, पुराने सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, पीछे भी बता चुके हैं। बार बार वीडियो को देखिए, हर सप्ताह में एक बार दो बार देखिए, और जब बेसिक साइंस शुरू हो जाएगा तब तो फिर मजा ही मजा है। बेसिक साइंस जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो क्लियर होगा, फिर वो इस रिवीजन वाले सेशन में आएगा। मैं बार बार ये सुनामी चलाता ही रहूंगा, ऐसा नहीं कि इसे स्टॉप करूंगा। एग्जाम तक इतना क्वेश्चन देख लेंगे कि कोई क्वेश्चन देखने के लिए बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? रेशम के कीड़े का पालन एवं उससे रेशम का उत्पादन, सेरीकल्चर। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है पक्षियों का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी का ओडोंटो, जैसे कि डेंटल बोलते हैं ना, दांत के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डेंटल डॉक्टर। तो इस प्रकार से ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, नमक का अम्ल किसको कहा गया है? तो HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो भी इसको बोलिए, इसको नमक का अम्ल कहा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को नमक का अम्ल कहा जाता है। वैसे नमक होता है आपका सोडियम क्लोराइड NaCl, लेकिन यदि नमक का अम्ल कहा जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम तो CaOH के होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना साधारण नाम है, रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट है, मानव आमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ओलियम क्या है? तो सधु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO जो होता है, सधु सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे तो H2SO4 होता है, लेकिन यहाँ पे है H2S2O, तो इसको सधु सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इसको ओलियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, दमा के रोगी को वायु के स्थान पर हीलियम और ऑक्सीजन दिया जाता है। जो डॉक्टर वाला ऑक्सीजन लगा हुआ रहता है वो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। देखिए यहाँ लिख भी दिया, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का। प्लस गोताखोर जो लेके जाता है ऑक्सीजन, वो भी ऑक्सीजन और हीलियम। भूपपड़ी में सर्वाधिक कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। या तो सर्वाधिक कौन सा गैस है भूपपड़ी में? तो ऑक्सीजन। क्लियर है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन, पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन। फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर कारों के धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो कैंसर उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा का जल। नेक्स्ट है, समुद्री जल में शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। सबसे भारी धातु ओसमियम, जबकि सबसे हल्का लिथियम। आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति? कॉपर। तो अभी तक आपको क्वेश्चन मिला था कि आतिशबाजी में हरा रंग, तो हरा रंग बताए थे आपको बेरियम के कारण। आतिशबाजी में लाल रंग बताए थे, जो वो होता है स्ट्रांसियम के कारण। लाल रंग जो आप शादी विवाह में जाते हैं, पटाखा छोड़ते हैं, ऊपर जाके रंगीन हो जाता है, तो हरा बेरियम के कारण, लाल स्ट्रांसियम के कारण। अब आ गया नीला, तो नीला कॉपर के कारण, एकदम याद रह जाएगा, नीला कॉपर के कारण। सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है प्लेटिनम को। बेवकूफों का सोना आयरन पायराइड्स, बहुत बार बता चुके हैं, डेली आता है बेवकूफों का सोना आयरन पायराइड्स। नेक्स्ट है, लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजिंग या गैल्वेनाइजेशन या सदलेपन कहलाता है? जस्ता। लोहे पर जंग लगने पर लोहे के वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का वजन और क्या होता है? बढ़ जाता है। सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन तेल में, क्योंकि वो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करके आग उत्पन्न कर देता है, इसलिए केरोसिन में। आप देखे होंगे पहले जादू का खेल दिखाने आता था, लोग पानी मारता था झूठ मूठ मंत्र पढ़ के, तो उससे धुआं निकलता था, तो वो सोडियम ही रहता था, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम पाउडर वो रहता था, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं एंट्री कर सकता है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो अक्रिय गैस। शून्य समूह में रखे गए तत्व जो होते हैं वो अक्रिय गैस के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु एल्युमिनियम। पृथ्वी पटल पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व तो ऑक्सीजन, और सबसे अधिक पाया जाने वाला गैस तो भी ऑक्सीजन, और सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तो एल्युमिनियम, या तो दूसरा नंबर का तत्व भी एल्युमिनियम। आगे, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः है? ब्यूटेन, और साथ ही साथ प्रोपेन रहता है, और इसमें गंध के लिए मिलाया जाता है मिथाइल मरकॉप्टेन। तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपके माइंड में आते जाएगा।
तेलों को हाइड्रोजनीकरण में किसका प्रयोग होता है? निकेल का। हाइड्रोजनीकरण से जो वनस्पति तेल डालडा बनता है उसमें निकेल मिलाया जाता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, नीले को लाल कर देता है अम्ल, जबकि लाल को नीला कर देता है क्षार। लाल लिटमस पर को नीला कर देता है क्षार, नीला को लाल अम्ल और लाल को नीला क्षार। नेक्स्ट है, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। ये कहाँ से आती है? तो ये जो आती है जल से। प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन निकलता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? एफ बैटिंग ने, या सिर्फ बैटिंग भी दे सकता है, 1932 में पूछेगा। एफ बैटिंग ने इंसुलिन की खोज कब की? तो 1932 में। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो डायबिटीज। नेक्स्ट है, हृदय परिवर्तन की खोज किसने की? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। कृत्रिम हृदय जो लगाने का, हृदय ट्रांसप्लांट जो किया, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, वो खोज किया डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1967 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सल्फा ड्रग की खोज किसने की थी? तो डी डोमाग ने सल्फा ड्रग की खोज की थी, डी डोमाग। हैजे का टीके की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच, 1884 में। हैजे की टीका रॉबर्ट कोच। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो डीडीटी की खोज की थी डॉक्टर पाल मूलर ने 1939 में। डीडीटी के टीके खोज डॉक्टर पाल मूलर 1939 में। डीएनए की खोज किसने की थी? जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन एवं क्रिक ने। एस्प्रिन की खोज किसने की? ड्रेसर ने। एस्प्रिन की खोज, एस्प्रिन एक दवा है जिसकी खोज किसने? ड्रेसर ने। नेक्स्ट, रक्त परिवहन संचरण की खोज किसने की? विलियम हार्वे। रक्त परिवहन संचरण की खोज विलियम हार्वे 1628 में। रक्त परिवर्तन की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने। रक्त परिवर्तन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीबी की चिकित्सा खोज किसने की? रॉबर्ट कोच। टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच। फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जो विद्यार्थी अभी भी भूल रहे हैं, लाइक नहीं किए तो एक लाइक दबाइए। लाइक दबाने से ना तो आपका कुछ जाता है, ना हमें कोई बहुत बड़ा धन मिल जाता है। एक मोटिवेशन मिलता है कि हमें बच्चे पसंद कर रहे हैं और मैं लगातार मेहनत करते रहता हूँ। और जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, और शेयर तो दबा के करिए। मैं बार बार ये तो कहूंगा क्योंकि आपको बिल्कुल सब कुछ फ्री में अवेलेबल करवा रहा हूं। आप अपना कीमती समय हमारे साथ देते हैं, इसका ध्यान मैं पूरा रखता हूं और आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ये आपका ही चैनल है, आने वाली पीढ़ी के लिए और आसान हो, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बने, इसके लिए जबरदस्त शेयर करिए। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु कौन सा है? सोना। सबसे आघातवर्ध धातु सोना। घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाए जाने वाले सर्वाधिक सामान्य धातु एल्युमिनियम। घरेलू उपयोग में सबसे ज्यादा काम में, जैसे खाना बनाने के बर्तन के रूप में हो गया, तार जो बिजली का था उसमें भी अधिकतम एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोल में टेट्राएथिल। पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड किस कारण से मिलाया जाता है? इसके एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए पेट्रोल में टेट्राएथिल मिलाया, एंटी नॉकिंग दर को बढ़ाने के लिए, ताकि मतलब प्रदूषण कम हो। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाली यौगिक का नाम क्या है? तो क्लोरोक्यून। मलेरिया, अभी कोरोना में इसी का इस्तेमाल हो रहा है, तो क्लोरोक्यून नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन का रासायनिक नाम है एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। आगे है, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनका शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला जो है वो फेफड़ा होता है। एस्बेस्टस कारखानों में जो वायु प्रदूषण के कारण बीमार पड़ते हैं लोग, सबसे प्रभावित अंग है फेफड़ा। नेक्स्ट, लार की प्रकृति क्या है? अम्लीय है। लार अम्लीय होता है, मतलब खट्टा। रेत पर पद चिन्हों का ढांचा। रेत पर पद चिन्हों का ढांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है पैराफिन मोम। रेत पर पद चिन्हों का ढांचा बनाना है तो सबसे अच्छी सामग्री है पैराफिन मोम। नेक्स्ट है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट हो जाता है विटामिन। भोजन को, अनाज को गर्म करते हैं तो सबसे अधिक विटामिन नष्ट हो जाता है। एक्वारेजिया में किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है HCl प्लस HNO3 का। HCl प्लस मतलब कह सकते हैं इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को कहते हैं एक्वारेजिया। नेक्स्ट है कि बिटुमिनस कोयला से कोक का उत्पादन किस विधि से होता है? भंजन आसवन विधि से। बिटुमिनस कोयला से कोक जो बनता है भंजन आसवन विधि से। शर्करा के शोधन में किसका विरंजक प्रयुक्त होता है? बोर ब्लैक का। शर्करा के शोधन में बोर ब्लैक का। कृत्रिम रेशम कौन होता है? रेयॉन। कृत्रिम रेशम होता है रेयॉन। किसकी एसिटिलीनीकरण
द्वारा हेरोइन बनाई जा सकती है? मॉर्फिन। किसकी एसिटिलीकरण द्वारा हेरोइन बनाई जाती है? मॉर्फिन के द्वारा। रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। सल्फर। रबर के बल्कनाइजेशन में कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है? सल्फर। नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड किन धातुओं के मिश्र धातु है? तांबा और एल्युमिनियम। तांबा एल्युमिनियम से रोल्ड गोल्ड बनता है। सोल्डर किस मिश्र धातु है? तो टीन और तांबा। और सोल्डर का ही फ्यूज का तार बना होता है। टीन और सीसा। सोल्डर या टाका टीन और सीसा, जबकि रोल्ड गोल्ड तांबा एल्युमिनियम। फ्यूज का तार देखिए, टीन और सीसा आ गया फ्यूज का तार। नेक्स्ट है आरडीएक्स का पूरा नाम बताइए। आरडीएक्स का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स की खोज किसने की थी? तो अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार मिलता है। ग्लिसरीन की मदद से इन्होंने आरडीएक्स का निर्माण किया था। तो यहाँ से कितना क्वेश्चन बन गया, मतलब एक एक से कितना क्वेश्चन यदि हम रिलेटेड कराते जाए तो याद भी लंबे समय तक रहता है। तो आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, मतलब एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक होता है। खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपाहट रहित बर्तनों में किसका लेप? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का चढ़ाया रहता है। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या है? तो एडीपी कम्ल। नायलॉन बनाने के लिए एडीपी कम्ल। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा है रेयॉन। नेक्स्ट है फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का, बेंजोइक एसिड का। नेक्स्ट है स्याही के धब्बों को हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का, स्याही के धब्बों को हटाने के लिए। मधुमक्खियों को काटने पर उत्पन्न दर्द किसके कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खी को काटने से, बिढ़नी को काटने से, खोटा पिपरी को काटने से फॉर्मिक अम्ल छोड़ देता है वो हमारे शरीर में। नेक्स्ट है शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम का स्वरूप है? किण्वन। शराब का निर्माण होता है किण्वन के द्वारा। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल। मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड। शराब बनाने में, गांव में जो शराब बनाया जाता है बहुत सारी जगह छुप छुपा के, तो वो किण्वन प्रक्रिया से ही। कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट है कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस है एसिटिलीन। मतलब कच्चे फलों को पकने में कौन सा गैस मतलब मदद करता है? तो वो एथिलीन होगा। एथिलीन एक ऐसा गैसीय हार्मोन है जो फलों को पका देता है, लेकिन यदि कृत्रिम रूप से पकाने की बात की जाए तो एसिटिलीन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का। प्रोटॉन का आविष्कारक गोल्डस्टीन। प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। अमोनिया की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी 1771 में अमोनिया की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने 1776 में। अमोनिया गैस के प्रिस्टले 1771, हाइड्रोजन गैस की खोज हेनरी कैवेंडिश 1776। खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। रासायनिक सूत्र NaHCO3 खाने वाले सोडा का। और धोने वाले सोडा का तो होता है सोडियम कार्बोनेट, बाई नहीं रहता है, और Na2CO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिया में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 46% यूरिया में। नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन को। मैंने बताया था कि नाइट्रोग्लिसरीन के मदद से अल्फ्रेड नोबेल ने RDX बनाया था, इसलिए इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है नाइट्रोग्लिसरीन को। एंटीबायोटिक औषधियां मुख्य रूप से कौन कौन है? तो एंटीबायोटिक औषधियां ये सभी के सभी है। कौन कौन है? पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जेंटामाइसिन है, क्लोरोमाइसिटिन है। ये सभी के सभी है जो एंटीबायोटिक औषधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधी औषधियां मुख्यतः किस के रूप में कौन कौन है? प्रतिरोधी औषधियां मुख्य रूप में कौन कौन है? तो आयोडीन, फिनॉल और हेक्साक्लोरोफिन आदि। आयोडीन, फिनॉल, हेक्साक्लोरोफिन ये सब प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक का उपयोग। एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियां कौन कौन सी है? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियां निम्न है एस्प्रिन, क्रोसिन, पायरोमिडीन आदि। फिर से एंटीपायरेटिक्स का उपयोग किसमें किया जाता है तथा इसका मुख्य औषधियां कौन कौन सी है? एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग शरीर दर्द एवं बुखार उतारने में किया जाता है। मुख्य औषधियां निम्न है कौन कौन? एस्प्रिन बुखार का जवारनाशी है, क्रोसिन, पायरोडिमिन ये सारे। नेक्स्ट है
सीमेंट क्या है। अब देखिए कितना बड़ा बड़ा आंसर दिया गया और पूछ सकता है ये, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप देख ही रहे हैं, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन ही है। सीमेंट क्या है, ये मुख्यतः कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। इसमें चूना, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम, आयरन तथा एल्फर के ऑक्साइड मिलाया जाता है। यहाँ पे सल्फर लिखना चाहिए, सल्फर के ऑक्साइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच क्या है, तो पायरेक्स सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट का मिश्रण है पायरेक्स कांच। सोडियम सिलिकेट, बेरियम सिलिकेट का मिश्रण है पायरेक्स कांच। फ्लिंट कांच क्या है, तो पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है फ्लिंट कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका का मिश्रण है फ्लिंट कांच। नेक्स्ट है क्रूक्स कांच का प्रयोग क्या है, तो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है जो धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग होता है। क्रूक्स कांच क्या है, तो सीरियम ऑक्साइड तथा सिलिका का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है वांछनीय परिवर्तन क्या है, तो वांछनीय परिवर्तन वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं। वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर होते हैं वांछनीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, बीज का उगना, ये सब क्या वांछनीय परिवर्तन है। नेक्स्ट अवांछनीय परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर ना हो। वे परिवर्तन जो मानव जीवन के लिए हितकर ना हो उसे अवांछनीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे घर में आग लगना, खाद्य पदार्थों का सड़ जाना, ये सब अवांछनीय परिवर्तन है। नेक्स्ट है भौतिक परिवर्तन क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट है। भौतिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ की आकृति एवं भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे जल का जमकर बर्फ बनना, चीनी का जल में विलयन, बर्फ का पिघलना, ये सारे के सारे भौतिक परिवर्तन है। जल का जम के बर्फ जाना, बर्फ के पिघल के जल बन जाना, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या है, तो कहता है रासायनिक परिवर्तन क्या है, वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम के तार का जलना, लोहे में जंग लगना, ये सब रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। मतलब सोचिए कि यहाँ से कितना क्वेश्चन बन सकता है। पूछे मैग्नीशियम के तार का जलना कैसा परिवर्तन है, भौतिक दे देगा, रासायनिक दे देगा और एक दो ऑप्शन देगा, तो रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना मतलब जिसमें दूसरा पदार्थ तैयार हो जाए रासायनिक परिवर्तन, जिसमें रूप बदल जाए लेकिन दूसरा पदार्थ ना बने, जैसे बर्फ, जल, जल बर्फ, वो एक ही चीज है, तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। नाम है प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, याद रखिएगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ट्राइटियम, ड्यूटेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रेफाइट को। काला सीसा के नाम से किसे जाना जाता है, ग्रेफाइट को। काला हीरा कार्बोनेडो को। नेक्स्ट है कहता है काला सीसा को किस और नाम से जाता है, तो काला सीसा ग्रेफाइट को, काला सीसा को एक और नाम से जाता है प्लम्बैगो, याद रखिएगा, बड़ा ही अद्भुत नाम है प्लम्बैगो। नेक्स्ट है हीरा कौन सा फलकीय होता है, समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल भी बोला जा सकता है हीरा को। नेक्स्ट है उत्प्रेरक का कार्य क्या है, तो उत्प्रेरक का कार्य है रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना, रासायनिक अभिक्रिया की चाल को बढ़ाना। वृक्षों के समीप या नीचे रातों को क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती है, लेकिन कुछ वृक्षों के लिए कहा जाता है जैसे पीपल, तुलसी, ये सब रात में भी ऑक्सीजन ही देती है, इसलिए पूजनीय भी है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में काम आने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में काम आता हाइपो, इसका साधारण नाम हाइपो है, इसका रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट जो फिक्सर के रूप में आता है। वैसे फोटोग्राफी में सामान्य रूप से काम आता है सिल्वर ब्रोमाइड, लेकिन फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट जिसको हाइपो भी कहते हैं। तेल एवं प्राकृतिक आयोग की स्थापना 1956 में, तेल एवं प्राकृतिक आयोग की स्थापना 1956। नेक्स्ट है बैकेलाइट क्या है, तो बैकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है बैकेलाइट, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है बैकेलाइट। नेक्स्ट है ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन जो है वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाए उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है, वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन है, तो देखिए कपूर, देखिए यहाँ से बहुत सारे कपूर है ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। नेफ्थलीन हो गया, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सभी है ऊर्ध्वपातन है जो डायरेक्ट ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो याद रखिएगा ये सभी कपूर, नेफ्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल, ये सभी ऊर्ध्वपातन पर आधारित है।
नेक्स्ट है भूगर्भ में निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा निकाला जाता है? परभाजी आसवन। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से जो अलग अलग पदार्थ निकाला जाता है, पेट्रोल हो गया, अलकतरा हो गया, डीजल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब परभाजी आसवन विधि द्वारा। नेक्स्ट है जल में घुलने वाला मुख्यतः कौन कौन है? तो नमक है, चीनी है, फिटकिरी है, नीला तोता, अल्कोहल, ये सभी जल में घुल जाता है। अल्कोहल में घुलनशील है बर्निश, कपूर, चमड़ा। कपूर जल में नहीं घुलता, अल्कोहल में घूमता है। चमड़ा, लाख एक होता है, आयोडीन आदि, ये सभी के सभी है जो अल्कोहल में घुलनशील है। नेक्स्ट है कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ कौन कौन से? तेल, बसा, घी, मोम आदि। तेल, बसा, घी, मोम आदि ये सारे के सारे हैं जो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुल जाते हैं। रबर किस में घुलनशील है? नैप्था में। रबर किस में घुल जाता है? नैप्था में। नेक्स्ट है गंधक एवं लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? कार्बन डाइसल्फाइड में। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में गंधक और फास्फोरस घुल जाते हैं। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का चूर्ण। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि लोहे का चूर्ण किस विधि में प्रयोग होता है? हैबर विधि में। अमोनिया किस विधि से बनाया जाता है? हैबर विधि से। नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? प्लैटिनम का चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक? प्लेटिनियम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। और उत्प्रेरक का काम क्या है? प्रतिक्रिया को बढ़ा देना। नेक्स्ट है ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? जाइमेस एंजाइम। ग्लूकोज से इथाइल अल्कोहल बनाना है तो जाइमेस एंजाइम। क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। क्लोरीन गैस बनाने की डीकेन विधि में, डीकेन विधि से किसका निर्माण होता है? क्लोरीन गैस का, और उसमें उत्प्रेरक होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है ब्रोमीन। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु ब्रोमीन, और द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा, तो अधातु ब्रोमीन और धातु पारा। नेक्स्ट है मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? फाइलेम एंजाइम का। फाइलेम एंजाइम मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक होता है फाइलेम एंजाइम। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी, Ag। नेक्स्ट है कांसा किन किन धातुओं से मिलकर बना है? तो तांबा और टीन। जर्मन सिल्वर किन किन धातुओं से मिलकर? तो तांबा जस्ता निकेल। जर्मन सिल्वर, तांबा जस्ता निकेल। पीतल किन किन धातुओं से? तांबा और जस्ता। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन कौन है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पाइराइट, ये सभी के सभी लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट है सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा किस लोहा में होता है? ढलवा लोहा में। सबसे कम कार्बन की मात्रा होता है पिटवा लोहा में, और पिटवा लोहा जो होता है सबसे बेस्ट लोहा होता है। नेक्स्ट है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है N2B4O7, N2B4O7 10H2O, N2B4O7 10H2O, ये होता है बोरेक्स का रासायनिक सूत्र। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O, CaSO4 2H2O, ये होता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। और इसको जब गर्म कर देते हैं तो CaSO4 हाफ H2O बनता है, वही बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस कैसे बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडलीय दाब पर -78 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिसे शुष्क बर्फ कहते हैं। यानी सूखा हुआ बर्फ समझिए कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो -78 डिग्री सेल्सियस पर जम गया है। तो यहाँ पे पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिग्री सेल्सियस पर जमकर शुष्क बर्फ बनता है? तो -78 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट है कोल गैस क्या है? तो कोल गैस में 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि सभी गैसों का जो मिश्रण होता है वो कोल गैस होता है। वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण वाटर गैस है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। CO+H2 है जो वाटर गैस है, CO+H2 वाटर गैस है, और CO+N2 जो है वो आपका प्रोड्यूसर गैस है। CO+H2 वाटर गैस और CO+N2 यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन प्रोड्यूसर गैस।
ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया? प्रिस्टले एवं सीले ने। प्रिस्टले एवं सीले ने। मैं फिर से कहूंगा, टेलीग्राम चैनल यदि अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो भूल मत करिए, एकदम ज्वाइन करिए अभी टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, और वहां से लगातार फ्री पीडीएफ और सूचनाएं प्राप्त करते रहिए। फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर क्यों रखा जाता है? क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देता, इसलिए उसको बचा के रखा जाता है फोटोग्राफी प्लेटों को। नेक्स्ट है गोबर गैस में। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस। गोबर गैस का मुख्य गैस है मीथेन गैस। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किससे बहुलीकरण द्वारा होता है? इथिलीन। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा? इथिलीन। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह अम्लीय होगा। पीएच मान यदि 7 के बराबर हो तो वह है क्या होगा? जल होगा, यानी उदासीन होता है। 7 के बराबर है तो उदासीन होता है, स्वादहीन होता है। 7 से नीचे अम्लीय यानी खट्टा। पीएच मान 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय हो जाता है, जिसको आप कड़वा कहते हैं। मतलब पीएच मान 0 से 14 होता है। 0 से मतलब 7 से नीचे है तो वो खट्टा हो गया, अम्लीय। 7 से ऊपर है तो क्षारीय यानी कड़वा। 7 है तो उदासीन। नेक्स्ट है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए यहाँ गया प्रोड्यूसर गैस CO+N2, और आप देखिए हाइड्रोजन गैस CO+H2, ठीक है ना, वाटर गैस जिसको बोल सकते हैं। अब प्रोड्यूसर गैस CO+N2। नेक्स्ट है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण नमक NaCl। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर। प्रोटॉन के बराबर मेनली रूप से परमाणु संख्या होता है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर ही होता है। नेक्स्ट है शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड और जल यानी CO2+H2O। ग्लूकोज के किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। नेक्स्ट है क्लोरोमाइसिटीन क्या है? तो प्रतिजीवानिक है। क्लोरोमाइसिटीन है वो प्रतिजीवानिक है, मतलब एंटीबैक्टीरियल बोल सकते हैं। आगे है वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि? तो अपचयन। वनस्पति घी बनता है अपचयन या हाइड्रोजनीकरण उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर, पीछे भी बताए थे। अस्पताल में ऑक्सीजन के रूप में हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण रहता है, गोताखोर भी ले जाते हैं ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण। नेक्स्ट है किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रिया जिसको डायलिसिस कहते हैं में प्रयुक्त परिघटना क्या कहलाती है? प्रासरण कहलाती है। प्रासरण। फिर से किडनी के रोगियों में जो डायलिसिस की प्रक्रिया होती है वो प्रासरण कहलाती है। दूध किसका उदाहरण है? पायस का। इमल्सन का उदाहरण है दूध। किसके किसके मिश्रण के बारूद बनाया जाता है? को किसके किसके मिश्रण से बारूद बना? सल्फर चारकोल नाइट्री यानी पोटेशियम नाइट्रेट। सल्फर चारकोल नाइट्री या पोटेशियम नाइट्रेट से बनाया जाता है बारूद। खाद्य परिरक्षक के रूप में सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? बेंजोइक अम्ल। खाद्य परिरक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है कि कपड़ों के रंग का विरंजक करने वाला अभिकर्मक कौन है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक है सल्फर डाइऑक्साइड। वह रासायनिक अभिक्रिया जिससे घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इंसुलिन हार्मोन रासायनिक रूप से क्या है? प्रोटीन है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बन यौगिक कौन है? यूरिया। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक यूरिया। नेक्स्ट है टेबल शर्करा किसको कहते हैं? तो सुक्रोज को। टेबल शर्करा सुक्रोज। हंसाने वाली गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। माचिस की तीली का काला भाग मूलतः किस पदार्थ का? तो लाल फास्फोरस से बना होता है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन का खतरा किस के बढ़ने से होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से। ग्लोबल वार्मिंग अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। जो पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही है। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है समस्थानिक किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या समान हो तो परमाणु संख्या समान हो, और परमाणु संख्या समान हो गया तो समस्थानिक हो गया। आगे कहता है क्या बोलता है? जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो, उसी का आंसर हो गया समस्थानिक।
समभारित किसे कहते हैं? जिसका परमाणु द्रव्यमान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे समभारित। द्रव्यमान मतलब वैसे भी भार से रिलेटेड है, इसलिए द्रव्यमान संख्या समान तो समभारित, परमाणु संख्या समान तो आपका समस्थानिक। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच दूरी होना चाहिए 17 मीटर या 16.7 मीटर भी दे सकता है। पारा किस ताप पर जमता है? -39 डिग्री सेल्सियस पर। अल्कोहल का किस ताप पर जमता है? -115 डिग्री सेल्सियस। सभी क्वेश्चन लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया और आपका जितने भी बुक्स हैं अरिहंत हो गया, सभी का निचोड़ है ये, इसलिए इसे रिवीजन बराबर करते रहिए। और बाकी बेसिकली स्टार्ट होगा टाइप बाय टाइप, चैप्टर बाय चैप्टर, तो और मजा ही आएगा। नेक्स्ट, ठोस माध्यम में उष्मा संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। ठोस माध्यम में चालन विधि से। द्रव्य एवं गैसों से उष्मा का संचरण होता है संवहन विधि से। अब वायुमंडल किस विधि से गर्म रहता है? तो संवहन विधि से। नेक्स्ट है, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है? गामा किरण। कोबाल्ट 60 जो ये चिकित्सा के रूप में प्रयुक्त होता है, ये गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट है, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्णांतरिक प्रवर्तन पर। जो अंदर का जो देखा जाता है भाग, जिसको तंतु नली भी बोलते हैं, तो वो पूर्णांतरिक प्रवर्तन पर ही आधारित है। नेक्स्ट है, तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली का सिद्धांत। तेजी से घूमते फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत का? बर्नौली का सिद्धांत। बेरियम एक उपर्युक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों खिलाया जाता है? तो बेरियम एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट के दिखने में सहायता मिलती है। जैसे एक्सरे कराने जाते हैं तो उससे पहले बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स परीक्षण में पूर्व क्यों खिलाया जाता है? ताकि बेरियम जो होता है एक्स किरण का एक अच्छा अवशोषक होता है, इससे चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, धुलाई मशीन के कार्य करना किस सिद्धांत पर? अपकेंद्री बल पर, जो होता है आपका वॉशिंग मशीन। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर है? पूर्णांतरिक प्रवर्तन पर। नेक्स्ट है, एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह से ऊपर तैर रहा है, क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा? पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार होता है 0। अंतरिक्ष यान में यात्री का भार होता है 0। नेक्स्ट है, फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्णांतरिक प्रवर्तन ना हो। फोटोग्राफिक कैमरा के अंदर की सतह को काला किया जाता है ताकि पूर्णांतरिक प्रवर्तन ना हो। नेक्स्ट है, अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित है? अति उच्च आवृत्ति के तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है अल्ट्रासाउंड। अति उच्च आवृत्ति के तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित है अल्ट्रासाउंड। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत सेल क्या है? तो प्रकाश विद्युत सेल है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। उस ग्रह का नाम बताएं जो पश्चिम में उदय होता है? शुक्र। पश्चिम में उदय होता है शुक्र। नेक्स्ट है, हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है? शुक्र। हमारे पृथ्वी के द्रव्यमान आकार एवं घनत्व के समान शुक्र है, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का जुड़वा, पृथ्वी की भगिनी भी कहा गया है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है? क्योंकि तंतु का वाष्पन न हो जाए, इसलिए आर्गन गैस भरा जाता है। नेक्स्ट है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का। ध्रुव तारा किस तारामंडल में है? उसका नाम क्या है? तो अर्सा माइनर। अर्सा माइनर ध्रुव तारा जिस तारामंडल में, उस तारामंडल का नाम है अर्सा माइनर। नेक्स्ट है, हमारा सूर्य कैसा तारा है? एक मध्यम आकारी तारा है। समुद्र में डूबी वस्तुओं को पता लगाने के लिए प्रयुक्त होता है सोनार का। नेक्स्ट है, रेल पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे क्यों बिछाए जाते हैं? रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घटा सके, मतलब रेलगाड़ी का वजन बहुत होता है, उसका दाब जमीन पर कम हो, न धसे, इसलिए रेलगाड़ी के पटरी के नीचे चौड़ा लकड़ी के पटरे या सीमेंट के चौड़े पटरे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है? सौर सेल। कृत्रिम उपग्रह में जो विद्युत मिलते रहता है, सालों साल उपग्रह चलते रहता है, जैसे आर्यभट्ट हो गया हमारे पृथ्वी का कृत्रिम उपग्रह प्रथम, तो वो सभी में सौर सेल लगा होता है जो धूप से, मतलब कि प्रकाश से विद्युत का उत्सर्जन कर देता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1910 और 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम हेली
धूमकेतु, हेलिप उछल तारा, तो 1910 में दिखाई दिया था, 1986 में दिखाई दिया था, हर 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। तो अगला बार 2062 में जरूर दिखाई पड़ेगा, 9 फरवरी 2062 को दिखाई पड़ेगा पुनः हेलिप उछल तारा 76 वर्षों बाद। नेक्स्ट है, सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा कौन है? एल्फा सेंचुरी, एल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट है, जिस मंदाकिनी में सौरमंडल है उसका नाम क्या? आकाश गंगा, मिल्की वे। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक सतह से कितनी दूर खड़ा रहना पड़ेगा? तो यदि मीटर में देगा तो लगभग 17 मीटर और फीट में 56 फीट। ये देखिए, मतलब लैंग्वेज बदल के दे, क्वेश्चन कैसे भी दे, निश्चित रूप से हम लोग उससे वाकिफ हो ही जाएंगे। एक बार में पूरा लंबा वीडियो आप नहीं देख पाते तो आधा देखिए, रिलैक्स होइए, फिर देखिए, लेकिन छोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है, रेटिना, दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक भी होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? लाल का। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है। नेक्स्ट है, जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। अवतल लेंस की तरह, उसी को अपसारी बोलते हैं, और दिखता है उत्तल लेंस की तरह, उठा हुआ, उभरा हुआ। देखते होंगे बुलबुला उभरा हुआ कौन रहता है? उत्तल लेंस। ये सारे चीज प्रैक्टिकल में आपको पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कि कैसा होता है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। नेक्स्ट है, जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या तो अनंत होता है। समांतर समतल दर्पण हो मतलब एक से अधिक है वहां पे, तो बीच में वस्तु रखेंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई उस व्यक्ति की आधी होनी चाहिए, पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट है, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण, साइड मिरर के रूप में। हीरा चमकदार किस कारण होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट है, कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए किया जाता है? पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना कार्बोरेटर का काम होता है मोटर कार में। माइनोमीटर द्वारा किसकी माप होती है? गैसों के दाब माइनोमीटर और वायु दाब बैरोमीटर। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता थे एनरिको फर्मी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किस चीज की खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी नोबेल ने, मतलब अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा? नियंत्रित विखंडन के द्वारा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। नेक्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरॉन के छड़ का। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम बोरॉन के छड़ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए एसी वोल्टता को, मतलब एसी को उच्च एसी को निम्न एसी में या निम्न एसी को उच्च एसी में बदलना ट्रांसफार्मर का काम है, जबकि एसी को डीसी में बदलना रेक्टिफायर का काम है, दिष्टकारी का। नेक्स्ट है, महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आसवन विधि द्वारा। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो बाष्पीकरण विधि द्वारा समुद्री जल से सामान्य यानी साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? तो कपड़े धोने वाला सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट होता है, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट है, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं। कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के कार्बोनेट घुले होते हैं जिसके कारण यह झाग नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? देखिए आ ही गया, हाइड्रोजनीकरण। खाद्य तेलों को वनस्पति घी या डालडा बनाया जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्रकृति स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। प्रकृति स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है लॉन्ड्री साबुन। नेक्स्ट है, संश्लेषित अपमार्जक क्या है? तो एरोमेटिक तथा एलिफैटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। फिर से, संश्लेषित अपमार्जक जो डिटर्जेंट है वो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है।
नेक्स्ट रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? शुद्ध कार्बन है। हीरा शुद्ध कार्बन है। नेक्स्ट है जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरीनीकरण द्वारा। क्लोरीनीकरण द्वारा जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा? क्लोरीनीकरण द्वारा। प्रकृति रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग लास्ट होने वाले ही हैं। कहता है आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु क्या है? तांबा। तांबा मिलाने से क्या होता है कि वो थोड़ा हार्ड हो जाता है, नहीं तो शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है, वो बड़ा ही आघातवर्ध होता है, मुलायम होता है। नेक्स्ट है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तृतीय नियम के कारण। नेक्स्ट है न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम। नेक्स्ट है शरीर का वजन कहां पर सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने से पानी के पाइप फट जाते क्यों? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ता है जिसके कारण पाइप फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या होता है? वो तैर जाता है। वो तैर जाता है, मतलब नमक मिला के अंडा डाला जाए तो तैर जाता है, जबकि सामान्य पानी में अंडा क्या होता है? डूब जाता है। नेक्स्ट है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, तो बर्फ पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल से भारी। नेक्स्ट है बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, इसलिए मतलब गहराई जैसे जैसे जाएगा द्रव का दाब बढ़ते जाएगा, इसलिए बांध के नीचे का दीवार ऊपर से मोटी बनाई जाती है। नेक्स्ट है भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्यों? निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को मथनी से, देखते होंगे गांव में दूध को मथनी से महा जाता है, मट्ठा निकाला जाता है, मथा जाता है तो उसमें मक्खन अलग हो जाता है, यह किस कारण से? अपकेंद्री बल के कारण। दूध से मक्खन निकाला जाता है अपकेंद्री बल के कारण। नेक्स्ट है जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा, लेकिन द्रव्यमान ज्यों का त्यों रहेगा। द्रव्यमान आप कहीं भी किसी भी उपग्रह वगैरह पर लेके जाइए नहीं बदलेगा, भार बदल जाएगा। नेक्स्ट है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो बढ़ा हुआ मालूम पड़ता है, अधिक मालूम पड़ता है। नेक्स्ट है ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस या -273.15 भी देता है, ये परम शून्य ताप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगा? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगा। मतलब अंतरिक्ष में कहीं पे उपग्रह है वहां से कुछ गिरा दिया जाए तो उसी के साथ घूमता रहेगा उसी चाल से। नेक्स्ट है जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम हो तो लिफ्ट कहाँ जा रही है? समझिए त्वरित के साथ नीचे जा रही है, मतलब भार कम प्रतीत हो रहा है तो नीचे जा रही है, अधिक प्रतीत हो रहा है तो ऊपर जा रही है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दुगना हो जाएगा, क्योंकि टी बराबर होता है 2π√L/r। तो यहाँ पर एल को यदि आप 4 गुना करिए तो चूंकि रूट के अंदर है तो 4 का रूट क्या होता है? दुगना। तो इसलिए कहा गया है लोलक की लंबाई को 4 गुनी करेंगे तो झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? टी होता है आवर्त काल जिसको समय कहते हैं, वो दुगना होगा। यदि 9 गुना करेंगे लंबाई तो वो 3 गुना होगा, मतलब रूट के बराबर हो जाता है, क्योंकि फार्मूला ही होता है आवर्त काल बराबर 2π√L/r। ये सारे बेसिक क्लास में बताया जाएगा। नेक्स्ट है कि केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप 310 केल्विन होता है, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल का आयतन पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, क्योंकि सबसे कम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, उसके बाद फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट है बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका गलनांक घट जाएगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी
पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। पूर्ण विकिरण उतापमापी स्टीफन के नियम पर। नेक्स्ट है कि सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? पायरोमीटर तापमापी द्वारा। सूर्य का तार हो गया, किसी भी उच्च ताप को मापना हो, दूर दूर के तारा के तापमान मापना हो तो पायरोमीटर। नेक्स्ट है जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा। नेक्स्ट है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अव्यवस्थित रहेगा। अव्यवस्थित रहेगा मतलब उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है चौड़ाई पर। पीछे भी आया था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इसको गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? अवरक्त किरण। अवरक्त किरण वैसे भी है जो गर्म कर देता है सोलर कुकर को। नेक्स्ट है निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? निम्न तापी परीक्षण -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है निम्न तापी परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय? 4.2 वर्ष। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे कौन है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के अलावा सूर्य एक तारा है, उसके बाद निकटतम प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है 4.2 वर्ष। नेक्स्ट है खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष और सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा। जीवाश्मों की आयु का निर्धारण किस विधि द्वारा? रेडियो कार्बन काल निर्धारण विधि द्वारा। जीवाश्मों की आयु पता लगाते हैं रेडियो कार्बन विधि द्वारा। नेक्स्ट है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तंतु का? टंगस्टन। फिलामेंट किस तंतु का बना होता है? टंगस्टन का। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाता है क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाता है क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो जाती है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? ओवरलोडिंग या लघु पतन की स्थिति में परिपथ को भंग कर देना। जैसे फ्यूज क्या होता है? इसका गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोध उच्च होता है, मतलब करंट ये तो बहुत आसान से प्रवाहित करता है लेकिन ज्यादा वोल्टेज के कारण ये गल जाता है जिसके कारण आपके घर का जो उपकरण है वो नष्ट होने से बच जाता है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र है फाइडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुओं के त्रिआयामी प्रतिबिंब अभिलेखन की तकनीकी होलोग्राफी कहलाता है। जो 3 डायमेंशनल जो बनता है प्रतिबिंब होलोग्राफी के द्वारा। विद्युत परिपथ में संधारित्र कंडेंसर बोलते हैं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस लिए किया जाता है? विद्युत आवेश के संग्रहण हेतु। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? उच्च आवृत्ति। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण है उच्च आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु से। ध्वनि उच्च वेग से कब गमन करती है? 30 डिग्री सेल्सियस का आर्द्र वायु में जो होता है ध्वनि तीव्र वेग से गमन करती है। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उसमें अनेक रंग दिखाई देते हैं प्रकाश के व्यतिकरण के द्वारा। साबुन के बुलबुला हो गया, डिटर्जेंट का बुलबुला, उसमें प्रकाश का व्यतिकरण होता है जिसके कारण वो रंगीन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है सूर्यास्त के पूर्व मतलब सूर्य डूबने के पूर्व गहरा नारंगी लाल आभायुक्त प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। कार के हेडलैम्प में कौन दर्पण होता है? तो परवलयिक अवतल दर्पण। कार के हेडलाइट जो होता है उसमें अवतल दर्पण होता है, परवलयिक अवतल दर्पण। नेक्स्ट है दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है दंत चिकित्सा में, नाक के डॉक्टर, कान के डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण। मतलब लैंग्वेज बदल बदल के एक ही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है तो और कंप्लीट होते जा रहा है। किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए? व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। पीछे भी आ ही चुका है, अब तो पूरे याद हो चुका होगा। तारे का टिमटिमाना किस कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण या प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना, किरीट। इसी के नाम पर कोरोना वायरस का नाम पड़ा, जो साइड में निकला हुआ भाग, प्रकाशित भाग टाइप के रहता है आकृति। तो सूर्य ग्रहण के समय जो प्रकाशित जो रिंग के तरह दिखाई देता है वो कोरोना। नेक्स्ट है कि रेडार का प्रयोग क्या है?
तो रेडार का प्रयोग है वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु रेडार का प्रयोग किया जाता है। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण दोहरी दीवारों के भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना, ताकि वो बाहर के तापमान को अवशोषित नहीं करता और ठंडा है तो ठंडा और गर्म है तो गर्म ही रह जाता है। तो याद रखिएगा कि थर्मस फ्लास्क में दोहरी दीवारों के भीतरी सतह पर रजत लेप रहता है, चांदी का लेप, और दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष या फ्रीजर, उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? जिससे यह संवहन के धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, इसलिए रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष फ्रीजर को ऊपर लगाया जाता है ताकि संवहन से सभी को ठंडा रख सके। नेक्स्ट है सूर्योच्च क्या है? एपिहेलियन। तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर हो तो एपिहेलियन सूर्योच्च कहलाता है। नेक्स्ट है कि भूमि उच्च क्या है? भूमि उच्च क्या है? तो चंद्रमा के कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। चंद्रमा के कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को भूमि उच्च कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी। देखिए यहां पर से कितना क्वेश्चन बन रहा है। ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? मस्तिष्क। मस्तिष्क के जांच के लिए ईईजी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। याद रखिएगा ईईजी का होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। ईईजी का होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ। एक होता है ईसीजी जो हृदय रोग के लिए होता है, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। ईईजी मस्तिष्क के लिए, ईसीजी हृदय के लिए। तो ईईजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसेफ्लोग्राफ, ईसीजी का होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में। खाद्य जैसे क्या खा रहे हैं तो कितना कैलोरी ऊर्जा मिल रहा है, वो कैलोरी में मापा जाता है खाद्य ऊर्जा को। तो हम लोगों ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण और लंबे लंबे क्वेश्चन का बिल्कुल धांसू सॉल्यूशन, धांसू रिवीजन देखा है। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप सभी जम के शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, कोई वंचित ना रहे। और फिर से खुशखबरी इसलिए आ गया है क्योंकि इस सोमवार 27 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, और इतना बेस्ट तरीका से आपको पूरे यूट्यूब पे या आप कोचिंग संस्थान में पढ़े होंगे नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से रेशियो, एवरेज और परसेंटेज प्राप्त हमने पढ़ाया है, और इसी तीनों पर पूरे मैथ को गुलाम बनाएंगे हम लोग। इसी कड़ी में प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होने जा रहा है। लगातार हमारे साथ बने रहिए और दबा के शेयर करिए ताकि इस चैप्टर को स्टार्ट होते होते कम से कम हजारों स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक सभी को लाभ हो। यही हम लोग का मतलब कि लक्ष्य है। और आप सभी को बता दिया टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ डाल दिया गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं जरूर देख लीजिए, जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। और इस मेरे असाइनमेंट को, चैप्टर वाइज असाइनमेंट को बनाने के बाद 99% क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो 3 चैप्टर तो उड़ा ही दिया, प्रॉफिट लॉस भी हम लोग देखेंगे और जल्दी साइंस भी शुरू करने वाले, ये आपको पहले ही बता दिया। वीडियो अब तक देखा, फिर से कहूंगा जो अभी तक वंचित है सब्सक्राइब नहीं किया, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे, और जम के शेयर करिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।